कभी कभी राजनीति में इतना बड़ा रोल भी प्ले करता है कि आप घर में सो रहे हो और भाग्य आता है और कुंडी खटखटा के आपको आपके गले में माला पड़वा देता है। नमस्कार, राजनीति के राज में आपका स्वागत है। आज एक किस्सा मेरे दिमाग में कई दिनों से कौंध रहा था और मेरी बड़ी उत्सुकता थी कि वो किस्सा इतना अजब गजब है कि वो आपको सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक दौर वो आया जब भाजपा और बसपा ने फैसला किया कि मिलकर सरकार बनाते हैं और मायावती पहले और उसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी शेयर कर लेंगे। ठीक मामला भाई, चलो ऐतिहासिक प्रयोग हो गया। मायावती जी सिंहासन पर आरूढ़ हो गई। ये दौर था 1997 का संभवतः। उसके बाद हुआ क्या कि जब मायावती जी का कार्यकाल समाप्त होने को था शर्त के मुताबिक, तो उन्होंने गद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया। रार बढ़ी, तकरार बढ़ी और फैसला हुआ बसपा ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया। हंगामा मच गया, लेकिन कल्याण सिंह ने पलटवार किया और उन्होंने बसपा को तोड़ दिया, कांग्रेस को तोड़ दिया। बसपा में चौधरी नरेंद्र सिंह विधायकों को लेके आए और कांग्रेस से नरेश अग्रवाल, और कल्याण सिंह ने गद्दी संभाल ली। बसपा ठगी की ठगी रह गई। इतना किस्सा तो सबके पास है, 19-20 सब जानते ही हैं। लेकिन उस दौर में एक घटनाक्रम धीरे धीरे और आकार ले रहा था। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ कल्याण सिंह के टकराव का घटनाक्रम। कल्याण सिंह और भाजपा नेतृत्व के बीच में लगातार खाई चौड़ी होती जा रही थी। दोनों को लग रहा था कि निवार नहीं हो सकता। स्थिति ऐसी बन गई कि को रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। वो स्थिति बन गई भाजपा, दिल्ली वाली भाजपा और कल्याण सिंह के बीच। कल्याण सिंह का भी अपना तेवर था, अपना मिजाज था। फैसला हुआ कि कल्याण सिंह को हटाया जाए। ठीक है जी, फिर बनाए किसको? लाख टके का सवाल ये था। और ये सवाल आज की भाजपा होती तो शायद महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने 2 बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भाजपा ने बदल दिया, किसी को पता भी नहीं लगा। न आने वाले ने हल्ला मचाया, न जाने वाले ने हल्ला मचाया। गुजरात में भी वही हुआ। लेकिन तब वाजपेयी की भाजपा थी, तो और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री भी थे देश के। अब क्या किया जाए? तो तय हुआ कि ये जो 4-5 बड़े नेता हैं कल्याण सिंह के बाद के उत्तर प्रदेश के, इनमें से किसी को कुर्सी देने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि एक को कुर्सी देंगे तो बाकी सब उसकी टांग खींचने में लग जाएंगे। वो दौर था जब राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, ओम प्रकाश सिंह, केसरीनाथ त्रिपाठी, मोटे तौर पर ये 5 तो समझ ही लीजिए, जो और विनय कटियार को भी जोड़ लीजिए, जो कटाजुज्झ में संलिप्त थे एक दूसरे के खिलाफ। भारी गृह युद्ध की स्थिति थी इसमें। एक दिन आ गया वो कि भाई निर्णय लेना है, तो वाजपेयी जी के अध्यक्ष के सदारत में प्रधानमंत्री निवास पर ही एक बैठक बुलाई गई। अब देखिए अद्भुत क्षण आ रहा है। इस किस्सा, ये कहानी में क्यों लेके आया उसका। तमाम मंथन हुआ, किंतु परंतु पर विचार हुआ। फिर अचानक से वाजपेयी जी ने आंखें बंद कर ली, कुछ पल के बाद आंखें खोली और अपनी बगल में बैठे लाल कृष्ण आडवाणी से कहा कि आडवाणी जी, राम प्रकाश गुप्ता जी की कोई खोज खबर है क्या? अब सब चौंक गए जो मीटिंग में थे।
राम प्रकाश गुप्त मेरे ख्याल से 77-78 साल की उम्र पे रहे होंगे उस वक्त। वो बहुत पुराने नेता थे, जनसंघ के समय के, चरण सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके थे। लेकिन उसके बाद से 15-20 साल से लुप्त अवस्था में थे। ना पार्टी उनको पूछ रही थी, ना पार्टी चलाने वाले उनको कोई अहमियत दे रहे थे, ना कोई जिम्मेदारी दे रहे थे। आडवाणी जी ने कहा कि हाँ, अभी कुछ समय पहले वो दिल्ली आए थे तो मुझसे मिलने आए थे। तो इस बात की सुनिश्चितता हुई कि रामप्रकाश गुप्त हैं अभी। अटल जी ने कहा कि उनको संदेश करवाइए शाम को यहां आए। अब रामप्रकाश गुप्त का नंबर खोजना मुश्किल हो गया। आप समझ रहे ना उनकी स्थिति क्या रही होगी पार्टी में, उनका नंबर ही नहीं खोजा जा पा रहा था। खैर किसी तरीके से नंबर मिला और लखनऊ के प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लिया गया। वो लोग रामप्रकाश गुप्त जी को खोजते खोजते उनके मकान पर पहुंचे, जहां वो अपना लुंगी बांधकर और आदि बाहुबली बनियान पहनकर आराम कर रहे थे। रामप्रकाश जी से कहा गया आपको प्रधानमंत्री ने बुलाया है। सहज मन रामप्रकाश गुप्ता को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक तो हम दिल्ली आते थे, नेताओं से चिरौरी करते थे, तो भी मिलने का समय नहीं देते थे। खैर रामप्रकाश जी विशेष विमान से दिल्ली लाए गए, भय प्रकट कृपाला के अंदाज में, और सीधे अटल जी के निवास पर पहुंचाए गए। और वहाँ राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार, केसरीनाथ त्रिपाठी, तमाम लोग जो उस वक्त के दावेदार थे वहाँ मौजूद। रामप्रकाश गुप्त पहुंचे तो घोषणा की अटल जी ने कि अब उत्तर प्रदेश में रामप्रकाश जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। ताली बज गई भाई। रामप्रकाश गुप्त को भी समझ नहीं आया कि हो क्या गया, और समझ में इन पांचों को भी नहीं आया जो अपनी दावेदारी के लिए लड़ रहे थे। अब रामप्रकाश जी बैठक समाप्त होने के बाद बाहर निकले, गले में माला डाले हुए। उनकी एक और कलराज मिश्रा और एक और राजनाथ सिंह। मैंने पूछा कि राजनाथ सिंह से या कलराज मिश्रा से किसी से कि ये अचानक फैसला कैसे पार्टी ने लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो हमेशा से भाई साहब के नेतृत्व में ही, दिशा निर्देशन में ही काम कर रहे थे। रामप्रकाश जी के लिए कहा। मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि रामप्रकाश जी जब अपने उस सुप्तावस्था काल में दिल्ली आते थे, वो और उनकी पत्नी, तो कई बार ऐसा होता था कि यूपी भवन में उनके लिए व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो वो साउथ एवेन्यू में रुकते थे आकर अपने एक मित्र सांसद के यहाँ। उनके यहाँ मेरा भी आना जाना रहता था, तो उस नाते रामप्रकाश जी से परिचय रहा, तो मैं उनकी व्यथा कथा भी सुनता था। लेकिन भाग्य के चक्र ने पलटा खाया और रामप्रकाश जी हो गए मुख्यमंत्री। लेकिन वो रह बहुत कम समय तक पाए। उनको लेकर तमाम तरीके के किस्से प्रचलित हो गए कि भाई वो भूल जाते हैं। PR कुमार मंगलम उनसे मिले, वो उस वक्त मंत्री थे, और वो चरण सिंह के समय में जब रामप्रकाश जी उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, तब शायद केंद्र में PR कुमार मंगलम के पिता मंत्री थे, तो वो बेटे और पिता में कंफ्यूज कर गए। तो ऐसे तमाम किस्से प्रचलित हुए और अंततः रामप्रकाश जी को भी जाना पड़ा। लेकिन भाग्य कभी कभी राजनीति में इतना बड़ा रोल भी प्ले करता है कि आप घर में सो रहे हो और भाग्य आता है और कुंडी खटखटा के आपको आपके गले में माला पड़वा देता है। और एक चीज़ मुझे और याद आती है, इसमें एक छोटा सा छेपक है। उसी दौर में मैं एक बार वाजपेयी जी से मिला, उत्तर प्रदेश पर चर्चा हुई, तो ये 4-5 जो लीडर थे बड़े, इनके आपसी टकराव से भाजपा त्रस्त और पस्त थी। कल्याण सिंह के बाद की जो लीडरशिप थी उत्तर प्रदेश की, तो अटल जी ने भी उस पर कुछ बातचीत में टिप्पणियां की। तो मैंने इस अटल जी से हंसते हुए कहा कि एक ही विकल्प है, इन 5 लोगों को आप कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दीजिए।
या इन लोगों को गोवा और पांडुचेरी और मिजोरम जैसी जगहों पर राजनीतिक नियुक्तियां दे दीजिए, आप सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो बहुत देर तक हंसते रहते हैं और उनका था काश राजनीति में ये सब इतना सरल होता। बाद में हम लोगों ने देखा कि भाजपा ने इस शैली को आत्मसात किया कि अगर आप मुख्य भूमिका में फिट नहीं हैं तो आप सहायक भूमिका में जाइए, और सहायक भूमिका के लिए भी फिट नहीं है तो आप वानप्रस्थ पर जाइए। और धन्यवाद। तो आज की कहानी यहीं तक, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए राज के साथ।